नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आज कुछ हट करके आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे रूबरू हुआ हूं जिसे आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। देश भर में अभी राम मंदिर, रामलला का शोर है। होना भी चाहिए। ऐतिहासिक घटना घट रही है, इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन आज रामलला की बात नहीं है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जिसे शायद आप समझते हैं कि वो राइट विंग आइडियोलॉजी के मसीहा हैं, पुरोधा हैं। आज मैं आपको कुछ तथ्य रख रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। मोदी जी को शायद आप समझते होंगे कि वो भारत की जो ये सांस्कृतिक और धार्मिक एक प्रकार का जो जन जागरण का दौर चल रहा है, उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिल्कुल नहीं है। असल में मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एक विशेष आइडियोलॉजी की, और वो है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। वामपंथी विचारधारा के सबसे बड़े ध्वजवाहक के रूप में नरेंद्र मोदी सामने आ रहे हैं। जब मैं वामपंथी विचारधारा की बात कर रहा हूं तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो आर्थिक है। सामाजिक और राजनीतिक पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आर्थिक। दुनिया के जो सबसे मजबूत कम्युनिस्ट देशों में से एक, पड़ोसी देश चीन की बात छोड़ दें आप, अगर आप क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो जो 1959 से लेकर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे और 1976 के बाद क्यूबा की राष्ट्रीय परिषद के वो अध्यक्ष बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि वो क्यूबा के राष्ट्रपति बन गए। अब 1959 से लेकर के 2008 तक का उनका कार्यकाल रहा 49 वर्षों का। 49 वर्षों का उनका कार्यकाल था, और 49 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद जो सत्ता का स्थानांतरण हुआ वो अपने भाई राउल कास्त्रो को दिया। मतलब परिवार में ही रहा। आज मैं आपके सामने तुलनात्मक दृष्टिकोण रख रहा हूं कि कैसे फिडेल कास्ट्रो से मिलता जुलता व्यवहार हमारे नरेंद्र मोदी जी का है। और इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी राइट विंग के पुरोधा हैं। नरेंद्र मोदी असल में लेफ्ट आइडियोलॉजी को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। हां, फिडेल कास्ट्रो की तरह तानाशाह नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सरकार में है, और 2 टर्म वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तीसरे टर्म में आने की उनकी पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष उनको कोई चुनौती देता हुआ दिख नहीं रहा है अभी तक। आगे 3-4 महीनों में अगर हो जाए तो अलग बात है। अभी अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हुआ प्रतीत नहीं होता है। फिडेल कास्ट्रो भी नरेंद्र मोदी की ही तरह अपने देश के बारे में, अपनी जनता के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी खुशी के बारे में
उनके जीवन के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। नरेंद्र मोदी भी चिंतित रहते हैं। फिडेल कास्ट्रो भी सत्ता को एक प्रकार से केंद्रित करके रखे हुए थे, सब कुछ उनके पास थी। पिछले 10 वर्षों का इतिहास भारत का यह बताता है कि नरेंद्र मोदी वैसे तो डेमोक्रेटिक दिखते हैं, लेकिन यह बात नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे और आप सब भी स्वीकार करेंगे कि भारत में जो अभी निर्णय लिए जा रहे हैं, उस सारे निर्णय में नरेंद्र मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनके साथ जो उनकी सलाहकार टीम है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो की भी एक सलाहकार समिति थी जो उनको सलाह देती थी, लेकिन निर्णय फिडेल कास्ट्रो ही करते थे। नरेंद्र मोदी भी सलाहकार की सलाह को लेते तो जरूर हैं, लेकिन निर्णय नरेंद्र मोदी ही करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि जैसे 49 वर्षों तक फिडेल कास्ट्रो को एक तानाशाह कहा जाता है, लेकिन अगर आप किसी कम्युनिस्ट से पूछेंगे तो वो उनको एक वेलफेयरिज्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक के रूप में उनको बताते हैं। ये नहीं कहते हैं कि वो तानाशाह थे, लेकिन बाकी दुनिया उन्हें एक तानाशाह की नजर से देखती है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चीन, उसमें भी हम लोग तो यही कहते हैं कि तानाशाही है, डेमोक्रेसी लगभग नहीं है, सब कुछ कंट्रोल्ड है। जनता वहां कितना बोलेगी ये तय वहां के राष्ट्रपति और उनकी जो पोलित ब्यूरो है वो करती है। उसी प्रकार से क्यूबा में जनता कितना बोलेगी फिडेल कास्ट्रो और उनकी सलाहकार समिति करती थी। भारत में क्यों मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी लेफ्टिस्ट है? एक आंकड़ा मैं देता हूं आपको। आजकल तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत 140 करोड़, अब 130 करोड़, 135 करोड़, अब हम बोलने लगे हैं 140 करोड़ की आबादी वाला देश। अब 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ की जो आबादी है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।